नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में आप सभी परिवार का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज मैं हिस्ट्री का पार्ट सेकेंड लेके अवेलेबल हूँ, क्योंकि बहुत गैप हो गया बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। सो पहले मैंने सोचा कि हेल्थ पे ध्यान दे देते हैं, फिर ये काम तो है जो चलता रहेगा। तो आज हम लोग जो है वो पार्ट सेकेंड इसको लेके कवर अप, इसमें सारे जो भी रिमेनिंग पार्ट था उसका, ये चैप्टर थर्ड का, उसको कवर अप कर लेंगे इसमें। देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सबको भी देख लेंगे कि क्या आता है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, जो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे इनसे क्वेश्चंस आए हैं, उसको भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ, हाईलाइट किया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग जो है पार्ट सेकेंड में सारी चीज़ें कवर अप कर लेंगे। आई होप आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट देखा होगा। देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, सीटेट टल गया है, बट हमें क्या है कि थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते रहना है, ताकि जब आएगा, अब मान लीजिए कि हो सकता है कि सितंबर या अक्टूबर में नहीं हुआ तो दिसंबर में तो श्योर है, तो उसमें इसमें और भी लोग भरेंगे। तो आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी रखिए, तो धीरे धीरे ही पढ़िए। तो ये सारी चीज़ें, अब ऐसा नहीं है कि आप एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिए फिर दूसरे दिन कुछ भी नहीं पढ़े। तो ऐसा करिए कि आप लोग जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ताकि आप लोग को याद करने में चीज़ों को बहुत दिक्कत नहीं हो, क्योंकि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी बहुत बड़े बड़े पार्ट्स हैं। तो आप ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब प्रिपेयर कर लोगे। तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अगर चीज़ों को आप लोग सारे बच्चे पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छा हेल्पफुल होगा और बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग आसान तरीके में सारे चीज़ों को कवर अप भी कर लेंगे। अब देखिए, अब ये तो हिस्ट्री का पार्ट है, ज्योग्राफी भी आएगा, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें याद करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके। हाँ, यहीं से शुरुआत है इसकी कि खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समकेन नज़दीक से एक नज़र, मीन्स की अ क्लोजर लुक, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक्स। तो इनके बीच क्या होता है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों को ज़रूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। तो ये बंदगा जो दिया हुआ है, ये इससे क्वेश्चन पूछता है कि ये लोग कौन थे, ये इन पे कितना जो है, जितने भी ये खिलजी और तुगलक वंश के जितने भी राजा है वो कितने इन पे डिपेंडेंट थे, या फिर वो लोग कितने लॉयल थे इनके प्रति। तो ये सारी चीज़ें, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, लिखा हुआ है कि इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बंदगा। किसमें? फारसी भाषा में। तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। फॉर व्हाट पर्पस दे वर ब्रॉड? तो दे वर ब्रॉड फॉर द मिलिट्री पर्पस, सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पे काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह, हाँ ये लाइन पढ़िएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पे निर्भर होते थे, इसीलिए सुल्तान भी विश्वास कर उन पर निर्भर हो सकते थे। तो ये हम लोग ने चीज़ पढ़ी कि जो एक विशेष प्रकार के जो गुलाम थे, जिन्हें फारसी में बंदगा कहा जाता था, और इन्हें किस लिए लिया जाता था? तो सैनिक सेवा के लिए इन्हें खरीदा जाता था, और ये राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पे काम करने के लिए सावधानी से इन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। तो इन्हें बंदगा कहा जाता था। तो ये हुआ। अब देखिए, यहाँ से एक चीज़ है, बॉक्स में दी हुई है, ये लिखा हुआ है कि बेटों से बढ़कर गुलाम, यानी उस टाइम में जो भी गुलाम होते थे, दे वर वेरी रॉयल, बहुत लॉयल होते थे अपने मालिक के प्रति। तो उन्हें ये माना जाता था कि क्योंकि बहुत कम लोग थे जो गुलाम थे और बहुत इतने वफादार थे, तो ये माना जाता था कि वो बेटों से भी बढ़कर है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटों से भी बढ़कर होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए, बॉक्स के नीचे पढ़ते हैं कि खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पे आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। अब देखिए कैसे, हाउ
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएटेड, कैसे राजनीतिक जो अस्थिरता पैदा हो गई उस क्योंकि ये लोग इनसे और भी ऊंचे वर्ग के भी लोग थे जो काबिल थे, बट क्या होता था कि जो शासक थे खिलजी और तुगलक वंश के, वो लोग इनको मौका देते थे। तो ये एक तरह से क्या होगा, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई कि अरे वो नीचा वर्ग का भी है तो भी उसे इतना मौका दिया गया और हम ऊंचे भी होके ऊंचे राजनीतिक जो भी पद है उस पर नहीं बैठाया गया है। तो इस तरीके से राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा हो गई। हम लोग आगे क्लिप में पढ़ेंगे कि कैसे जो है एक जब किलेबंदी की गई तो उसमें किन किन राजाओं को लिया गया, उसमें से क्या चीज़ें थी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि गुलाम और आश्रित अपने मालिक और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं रहे। अच्छा, इस तरीके से देखिए किस तरीके से राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई कि नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। ओके, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी त्वारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बिठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की। तो इस तरीके से जो है वो लो और बेस बॉर्न का जो एक जो इनएबिलिटी क्रिएट हो गया, डिफरेंस क्रिएट हो गया, वो इस तरीके से क्रिएट हो। अब देखिए दिया हुआ है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकार रीजन यानी कि ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक, तो ये किन किन को नियुक्त करते थे वो सारी चीज़ें दी हुई है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल यानी शराब बनाने और बेचने वाले, फिरोज हजाम नामक नाई, मनका तब्बाख नामक बावर्ची और लड़का तथा पीरा नामक मालिकों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य से इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया है। तो इस तरीके से था क्या क्योंकि ऐसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई कि ऊंचे वर्ग के जो भी लोग थे उन्हें ऊंची सीटें नहीं दी जाती थी और जो निम्न वर्ग के लोग थे या आश्रित थे जो राजा पे, वो उन्हें ज़्यादा दे रहे थे। तो इस तरीके से जो है वो एक लो और हाई का डिस्पैरिटी क्रिएट हो गया। अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग कि पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते, क्या कहलाते? इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तेदार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इख्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वह अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पे काबू रखने का एक सबसे प्रभावी तरीका ये था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। तो इस तरीके से क्या था, हम लोग ने क्या पढ़ लिया कि इक्ता क्या था, उसके बाद से उसमें जो उन्हें संभालते थे अधिकारी उन्हें इक्तादार या मुक्ति कहते थे। देन उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो राजस्व वसूलते थे, उनके भी ऊपर एक अधिकारी थे जो उनको देखते थे कि ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, वसूल रहे हैं राजस्व की नहीं, सैनिक कितनी संख्या में रखे जा सकते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग ने पढ़ लिया। अब देखिए ये हम लोग सारी चीज़ें क्या पढ़ रहे हैं कि कैसे जो है तुगलक वंश में और कैसे जो है खिलजी वंश में ये सारी चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, कंसोलिडेशन क्या था, तो ये सारी चीज़ें। अब देखिए दिया हुआ है कि जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपने सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया।
अब देखिए, तो बहुत नेचुरल था कि जब ये लोग धीरे धीरे जो है जितने भी पावर्स को एनेक्स करने लगे, तो अब ये लोग उनको भी कुछ नहीं समझते थे और उनको अपने आगे झुकने के लिए बाध्य कर देते थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य कर दिया गया। ओके, तो देखिए इस तरह से सिचुएशन क्रिएट हो गई। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। तो इस तरीके से क्या हम लोग इस चैप्टर में है छोटे छोटे करके टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ले रहे हैं। उस समय 3 तरह के कर थे, तो 3 तरह के कर थे कौन कौन से देखिए पढ़ते हैं। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, जो कृषि पे कर लगता था उसे खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था, 50% उन्हें देना पड़ता था। देन मवेशियों पे और घरों पे। तो इस तरीके से उस टाइम में कितने प्रकार के कर लगते थे? 3 प्रकार के। कौन कौन से? कृषि पर, मवेशियों पे और घरों पे। और जो कृषि पे कर लगते थे उन्हें हम खराज कहते थे। अब देखिए नीचे पढ़ते हैं कि यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों में आ जाता था। तो इस तरीके से हम लोग ने पढ़ लिया। अब देखिए बाद ही वह पूरा क्षेत्र जो फिर से स्वतंत्र हो गया, यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगल वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें पैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पे जोर जबरदस्ती कर अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग ने पढ़ी कि अब देखिए ये था कि दूर प्रांतों से जो है, जैसे कि बंगाल हो गया जो दिल्ली से बहुत दूर था, और इसको बाद में जब उन्होंने साउदर्न इंडिया भी अनेक्स कर लिए तो एंटायर रीजन इंडिपेंडेंट हो गया और उसको कंट्रोल करना उतनी दिल्ली से बहुत मुश्किल हो जाता था। और फिर उसी में कह रहा कि जो गंगेटिक प्लेन्स है, यानी कि जो गंगा के मैदानी इलाके, वो भी घने जंगल से, वो भी ऐसे क्षेत्र थे जिनमें सुल्तान जो थे वो उनकी सेनाएं अक्षम थी, इनेबल थी और वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे। अब देखिए सरदार और उनकी किलेबंदी के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि अब देखिए पढ़ते हैं कि अफ्रीका देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टानी, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों से किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुठों में। भारत में बांस पोला नहीं होता था, यह बहुत बड़ा होता था। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरीके से गुत्थे होते थे कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वह कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते थे। सरदार इन जंगलों में रहते थे जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते थे। इस दीवार के घरों में ही उनके मवेशी और फसल रहते थे। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता था, अर्थात वह एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसीलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के रूप में माना जाता था। तो इस तरीके से सरदार लोग ने किलेबंदी में बहुत ज्यादा मदद की और इस तरीके से उन लोग का जो है चलता रहा। अब देखिए आगे पढ़ते हैं कि चंगेज खान के नेतृत्व में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता भी है कि कब क्या हुआ, मंगोलों का आक्रमण, ये सारी चीजें। तो देखिए पढ़ते हैं कि चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान, जिसे आधुनिक उज्बेकिस्तान पे हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनको धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। क्योंकि हम दोनों के ग्लास रेफरेंस पढ़ रहे हैं, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के और मोहम्मद तुगलक के। तो इस तरीके से जब चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान और बाद में दिल्ली के सल्तनत को भी जो है उन्हें आक्रमण किया, तो कैसे इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद तुगलक ने, कैसे इन दो वंशजों ने कैसे सारी चीज़ों को मैनेज किया, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए लिखा हुआ है कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने जब दिल्ली में अटैक हुआ दूसरी बार, कब, 1299 में, और
और दूसरा जब जो हुआ 1302 से लेकर 1303 के बीच में, तो एज ए डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बड़ी आर्मी क्रिएट की। अब जब मोहम्मद तुगलक जी की बात करते हैं तो उनमें क्या हुआ, जब सल्तनत वॉज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द मोहम्मद तुगलक्स रीजन। ये देखिए, आ जाते हैं टेबल के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी जो मैं बोल रही हूँ। तो देखिए, जब दिल्ली पे 2 बार हमले हुए, तो कब कब हमले हुए, ये 2 बार हमले हुए, तो इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी की। अब देखिए, तो उसके ठीक उसके रेफरेंस में मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, तो मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पे हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने साधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसजोनिया पर आक्रमण की योजना बना ली। यह स्थायी सेना तैयार कर उसका आक्रामक कदम था। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने दोनों ने फेस किया। अब देखिए, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सारी नामक एक नया गौरशन शहर बनाया। मानचित्र 1 में इस शहर को ढूंढिएगा। तो एक हम लोग ने गौरशन शहर पढ़ा भी था, तो इसी ने बसाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखिए, ये देखिए दूसरा लिखा हुआ मोहम्मद तुगलक के बारे में कि नया गौरशन शहर बनाने के स्थान पे दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दहेली कोहना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। तो इस तरीके से मोहम्मद तुगलक ने ये स्टेप उठाया, अलाउद्दीन खिलजी ने ये स्टेप उठाया। तीसरा पढ़ते हैं हम लोग कि सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार को 50% हिस्सा कर के तौर पे तय कर दिए गए। हाँ, क्योंकि 50% देना था। हम लोग ने पढ़ा भी था कि 3 प्रकार के कर हैं, मवेशियों पे, कृषि पे और घर पे। अब देखिए, अब आते हैं कि कैसे वेतन का क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता था। तो सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन के सैनिकों को इक्ता के स्थान पे नगद वेतन देना तय किया गया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और ये आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमत बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीजों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। ये क्वेश्चन पूछता भी है कि किसने क्या किया, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है जिसे आप याद रखिएगा। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। उसके बाद से इसमें देख लीजिए कि दिखा हुआ है कि मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसे कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन जो सांकेतिक मुद्रा चलाई गई उसके रूप में देना पड़ता था। अब देखिए, प्रशासनिक कदम जो तो काफी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजारों में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। आते हैं इनके में मोहम्मद तुगलक में। तो मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पे उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तुरान पर अपना हमला करने का जो इरादा है उसे छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दुआब में अकाल से जो विक्षुब्ध जनता जो है बगावत पे उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। तो इस तरीके से हम लोग ने पढ़ा कि 2 पॉइंट था, 2 एरा पीरियड का पढ़ा, जिसमें हम लोग ने एक पढ़ा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में क्या क्या चीजें हुई और दूसरा पढ़ा मोहम्मद तुगलक में। तो देखा जाए तो रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो था अलाउद्दीन खिलजी में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, वो बहुत सक्सेसफुल रहे। किसकी अपेक्षा? मोहम्मद तुगलक के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की अपेक्षा। अब देखिए, आते हैं आगे। कुछ बच्चों ने मुझसे ये कमेंट करके कहा कि मैम आवाज में प्रॉब्लम है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी आवाज जो है वो बहुत धीरे जाए। तो आप लोग जब देखिए वीडियो को तो उसकी क्वालिटी को सही कर लीजिए और थोड़ा आवाज बढ़ा लेंगे तो बहुत तेज आएगी, क्योंकि मेरी आवाज बहुत साफ रहती है, तो आप लोग को दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। अब देखिए, आगे पढ़ते हैं कि इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने की अभियान की योजना बनाई थी। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल जो है प्रतीक्षा पर था, वहीं मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे।
तो इस तरीके से ये दो हम लोग ने पढ़ लिया, दो एक कंपैरिजन फॉर्म में पढ़ लिया कि किसने क्या क्या मेजर्स उठाए, किसके क्या क्या रणनीतियां थी, ये सारी चीजें। अब देखिए पढ़ते हैं कि 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तो हम लोग ने टेबल 1 में पढ़ा कि किस तरीके से क्या क्या हुआ। अब ये पढ़ रहे हैं कि अब 16th सेंचुरी में क्या क्या था। तो लिखा हुआ है कि तालिका 1 को फिर से देखें। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे। तो ये क्या बता रहा है कि कैसे जो है 15वीं और 16वीं शताब्दी में धीरे धीरे जो है वो तुगलक वंश जो है और जो हम लोग ने अलाउद्दीन खिलजी वंश है वो धीरे धीरे जो है अब डाउन होने लगा। और भी जितने अदर वंश थे जो लोधी और सैयद वंश थे उनका एक्सटेंशन शुरू हुआ और कुछ कुछ राज्यों में राजपूत वंश भी आने लगे। तो अब देखिए पढ़ते हैं कि इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चलता रहा। इसमें आ जाते हैं शेर शाह सूरी। 1540 से लेकर 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने उतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं का जो टाइम पीरियड दिया हुआ है तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार कर स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष यानी कि 1540 से लेकर 1555 शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट जो है अकबर, जिनका टाइम पीरियड जो है 1556 टू लेके 1605 है, ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। तो इस तरीके से बता रहा है कि कैसे जो है ये एक बीच में शेर शाह शुरू आए, उनका भी एक वंश आया था। तो कैसे वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उन्होंने जब अकबर ने जब अपना जो मुगल साम्राज्य को कंसोलिडेट किया तो अब इनके जो शेर शाह शुरू के टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए थे, अडॉप्ट किए गए थे, उन सबको इन्होंने कुछ लेसन लिया और अडॉप्ट किया। तो इस तरीके से क्या दिखा रहा है कि कैसे जो है वो शेर शाह सूरी का जो पीरियड है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, कैसे उन्होंने क्या क्या किया, ये सारी चीज़ें। आप देखिए ये बॉक्स में है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं कि उस टाइम में जो 3 श्रेणियां थी, कौन थी? ईश्वरीय, शांति, नाइट और धर्मयुक्त। तो किसे क्या कहा जाता था, पढ़ लेते हैं। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। प्रार्थना करने वाला वर्ग, दूसरा है युद्ध करने वाला वर्ग और तीसरा है खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इसी तरह इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। तो इस तरीके से किसको नाइट कहा जाता था? जो ब्रेव होते थे, ब्रेव तो जो लड़ाई करते थे। तो इस तरह अब देखिए दूसरा पढ़ते हैं। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश ये रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख कर उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पे कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चलती रही जिसे क्रूसेड या धर्म युद्ध कहा गया। तो इस तरीके से 3 लोग थे, ठीक है। देन ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले ही नाइटों की गिनती कुलीन में नहीं होती थी, मगर फ्रांस के 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे 1 सदी बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना मतलब उन्हें कहना शुरू कर दिया गया। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। सो आई होप
दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप लोग को सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आई होंगी कि कैसे जो है अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक वंश में जो एक पर्टिकुलर सरदार रखे जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था, वो किसके प्रति कितने वफादार होते थे, कैसे जो है जो किंग है वो भी उन पर रिलाय कर जाता था तो उन्हें फारसी भाषा में क्या कहा जाता था। और देन उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि जो 15 और 16 सेंचुरी में क्या क्या नए सल्तनत आए थे, वो सारी चीज़ें जो हम लोग ने इस चैप्टर में पढ़ लिया। तो ये था थर्ड चैप्टर जो पूरे तरीके से जो है आप लोग ने सारी चीज़ें पढ़ ली। हम लोग ने एक 3 ऑर्डर्स भी पढ़ लिए, पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड क्रूसेड्स, मतलब कि ईश्वरीय शांति, देन धर्म युद्ध किसे कहा जाता था और किसे नाइट कहा जाता था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हम लोग ने पार्ट 2 में कवर अप कर ली। पार्ट 1 आई होप सारे बच्चों ने देख लिया होगा, पार्ट 2 भी आप लोग देख लीजिएगा। बहुत छोटा है, 25 मिनट का वीडियो है, बहुत बड़ा नहीं है, सारी चीज़ें जो समझ में आ जाएं। और अब धीरे धीरे जो है हम लोग अब ख़त्म कर देंगे, 4 चैप्टर पढ़ेंगे। 4 चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो ये सारी चीज़ें थी, आप लोग अच्छे से पढ़िए, अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, वो रहेगा तो आप लोग कभी भी जो है हमेशा हेल्दी रहेंगे। सो फोकस करिए, हेल्दी डाइट लीजिए, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।